नमस्कार। उड़ान कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पुष्पा पुंडेर। दर्शकों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि इस कार्यक्रम में हम आपको रूबरू करवाते हैं ऐसी शख्सियत से जिसने अपनी मेहनत और लगन के दम पर एक अलग मुकाम हासिल किया है, समाज में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। आज की जो हमारी मेहमान हैं उनसे हम आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं। आप सर्वे ऑफ इंडिया में एक सर्वेक्षक के पद पर तैनात हैं, बहुमुखी प्रतिभा के धनी आप हैं और सबसे बड़ी उपलब्धि आपकी ये है कि आप 38वें अंटार्कटिका अभियान का हिस्सा रह चुकी हैं और आप हैं पायल आर्या। पायल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद। मैं सबसे पहले तो दूरदर्शन का धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे ये एक सम्मान दिया है यहाँ पे बुलाकर। तो आप सभी को पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद जी। पायल जी, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या कभी आपने सोचा था कि आप कोई ऐसा काम करेंगी, कुछ लीक से हटके करेंगी, एक मिसाल आप सबके लिए बन जाएंगी? जी हाँ, मैंने बिल्कुल सोचा था कि मुझे कुछ अलग हटके करना है, लेकिन मुझे ज़िंदगी और मेरा डिपार्टमेंट इतनी जल्दी ये मौका देगा ये नहीं सोचा था। जी, तो कैसा अनुभव आपका रहा, कैसी यात्रा रही, इसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे आपसे। मैंने 38th साइंटिफिक एक्सपीडिशन टू अंटार्कटिका में पार्टिसिपेट किया, जो कि मेरे लिए एक बहुत खुशी की बात थी, क्योंकि अब तक भारतीय सर्वेक्षण विभाग से कोई भी लड़की, कोई भी महिला उसमें नहीं गई थी। तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि मैं इस फॉर्म को फिल करूं, क्योंकि हमारे ऑफिस ऑल इंडिया में है। ऑल इंडिया से सब लोग ये फॉर्म फिल करते हैं और उसके बीच में सिलेक्शन लेना एक काफ़ी चुनौती भरा था। तो मुझे तो यही बताया गया था कि अंटार्कटिका में अभी तक कोई लड़की नहीं गई है, पर फिर भी मैंने सोचा फॉर्म भर के देखते हैं, एक कोशिश करके देखते हैं, क्या पता सिलेक्शन हो जाए। तो फॉर्चुनेटली मैं इतनी सौभाग्यशाली रही, इतना खुशी मेरे को जल्दी मिल गई अपनी लाइफ में कि मेरा सिलेक्शन हो गया उसमें जी। पर इसमें सिलेक्शन के भी प्रोसेस कुछ इस प्रकार है कि ऑल ओवर इंडिया में जितने भी हमारे ऑफिस हैं वहाँ से फॉर्म्स आते हैं, नॉमिनेशंस आते हैं, फिर एक बोर्ड तैयार होता है जिसमें उनको सिलेक्शन प्रोसेस होता है, उनके फॉर्म चेक होके उनकी एबिलिटी के अनुसार उनको वहाँ पे जाने की अपॉर्चुनिटी दी जाती है। यहीं तक नहीं, इसके बाद जो भी सिलेक्शन होते हैं वो सारे NCPR गोवा हैंडल करती है। वहाँ पे हमारे नाम जाते हैं, उसके बाद आपको एक मेडिकल टेस्ट से गुजरना पड़ता है एम्स में। आपका पूरा मेडिकल होता है वहाँ पे, अगर आप फिट पाए गए तो आगे का प्रोसेस शुरू होता है। उसके बाद वो हमें हैंडल करते हैं ITBP फोर्स को। अच्छा, अच्छी बात यह है कि ITBP फोर्स ओली में हमें अच्छी तरह से ट्रेनिंग देती है, जिसमें वो हमें ट्रैकिंग से लेके हाउ टू वर्क, टीम के साथ कैसे वर्क करना है, कैसे सिचुएशंस को डील करना है, मेडिकल के छोटे छोटे फर्स्ट एड के बारे में, ये सब चीज़ें हमें वहाँ पे सिखाते। डिसिप्लिनरी एक्ट होते हैं वहाँ पे, अगर आप पूरी तरह से फिट पाए गए या फिर आपका आचरण सही रहा, टीम वर्क आप कर पा रहे हैं सच अच्छे से, तो ही आपका फर्दर सिलेक्शन होता है। उसके बाद ही हम अंटार्कटिका जा पाते हैं। तो क्या ओली में जब आपकी ये ट्रेनिंग होती है उसके बाद भी ये चांसेस रहते हैं कि आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए? बिल्कुल चांसेस रहते हैं। ओली में आपका सबसे मेन इम्पॉर्टेंट होता है बिहेवियर। अच्छा, वहाँ पे स्नो एक्लिमेटाइजेशन यानी कि बर्फ़ में आपको कैसे डील करना है वो तो सिखाया जाता ही है, लेकिन उसके साथ सबसे जो ज़रूरी चीज़ है कि आप टीम में कैसे काम करेंगे। बिकॉज अंटार्कटिका एक ऐसी जगह है, नो मैन लैंड जिसे कहते हैं, वहाँ पे आपको और कोई नहीं मिलेगा। आपकी जो टीम है आपको उन्हीं के साथ काम करना है। तो वहाँ पे हमें एक एक पार्टिसिपेंट को ऑब्जर्व किया जाता है डीपली कि इसका बिहेवियर कैसा है, ये टीम के साथ में वर्क कर पाते हैं या नहीं, फ्रेंडली है या नहीं, ये सब चीज़ें देखी जाती। वहाँ पे भी अगर आपका बिहेवियर थोड़ा भी उनको गलत लगा, डिसिप्लिनरी कुछ एक्ट हुआ, तो वो आपको वहाँ से भी डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। तो पूरी प्रक्रिया के बारे में हमने आपसे जाना, लेकिन ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि क्या आपके अनुभव वहाँ रहे, लेकिन उससे पहले ये भी जानेंगे कि जब आपका सिलेक्शन हुआ था तो आपको किस तरह की अनुभूति हुई थी? सच मानिए, जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो इतनी खुशी हुई मुझे, क्योंकि
मुझे यही सुनने को मिल रहा था कि कोई लड़की नहीं जाती वहाँ पे, आपने फॉर्म क्यों भरा है, लड़कियों को सिलेक्ट नहीं किया जाता है। लेकिन क्योंकि मेरी बस एंट्री ही हुई थी ऑफिस में, सर्वे ऑफ इंडिया में, उसके बाद मेरा सिलेक्शन हो गया, तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी और एक बहुत खुशी का मौका था मेरे लिए। और परिवार का कैसा रिस्पांस रहा, कैसे उन्होंने रिएक्ट किया परिवार के लोगों ने? अब क्योंकि मैं एक आर्मी बैकग्राउंड से हूँ, आसाम राइफल में मेरे फादर काम कर चुके हैं एज अ सुबेदार मेजर, तो आप जानते हैं कि एक आर्मी फैमिली का बैकग्राउंड कैसा रहता है। वो शुरू से बहुत स्ट्रांग रहते हैं, बिकॉज आप अपने फादर को देखते हैं किस विषम परिस्थितियों में वो काम कर चुके हैं, कितना हार्ड वर्क होता है, फैमिली से दूर रहना एंड ऑल, तो उस सब के तो हम आदी हो चुके ही थे। तो उसके चलते मैंने एनसीसी भी ज्वाइन की थी, मैंने एनसीसी कैडेट ऑल्सो, तो मेरे पास सी सर्टिफिकेट भी है उसका। तो वो सारे अनुभव मेरे बहुत काम आए। फैमिली का मेन सपोर्ट रहता है आपका, तो वो तो मेरे साथ था ही, क्योंकि मम्मी भी स्ट्रांग है, आर्मी वाले की वाइफ है, तो ऑब्वियसली। जी, अच्छा, ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि जब आपने पहली बार अंटार्कटिका पर कदम रखा तो वो कैसी अनुभूति थी आपके लिए, कैसा फील हुआ आपको? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका, मैं आपको बताना चाहूँगी, आपने मुझे कुछ याद दिला दिया। आपने कहा पहला कदम। देखिए, अंटार्कटिका जाने के दो तरीके हैं, या तो आप शिप से जाते हैं या फिर आप फ्लाइट से जाते हैं। फ्लाइट भी आपको केप टाउन से पकड़नी पड़ती है और शिप भी आप जाएंगे तो आप केप टाउन से ही जाएंगे। तो मेरा एक्सपीरियंस ऐसा था कि मुझे डर भी था, बिकॉज फ़्लाइट नॉर्मल फ़्लाइट नहीं होती है, जैसे नॉर्मल फ़्लाइट में तो नीचे टायर होते हैं, उसमें स्लेज लगे हुए थे। जब मैं बैठी और 6-7 घंटे का ट्रैवल करने के बाद जब अंटार्कटिका पर लैंड हुए हम, पहले तो हम भगवान से ये प्रार्थना कर रहे थे मैं कि स्नो में हम लैंड करने वाले हैं, एक स्नो एयरपोर्ट में हम लैंड करने वाले हैं, वो सेफली हो जाए। लैंड हो गया और जैसा आपने कहा पहला कदम, मैंने पहला कदम निकाला अपना, और जैसे ही मैंने स्नो पे रखा, मैंने अपनी एक फ़ोटो क्लिक करी पैर की क्योंकि मेरे लिए बहुत खुशी का मौका था कि मेरा पहला कदम अंटार्कटिका में, तो वो मैंने फ़ोटो क्लिक करके रखी हुई इनफैक्ट। जी, और पूरी यात्रा जो आपको पूरा ये अभियान रहा, इसमें कैसा जो आपके एक्सपीरियंस थे वो भी आपसे जानना चाहेंगे, किस तरह से आपने ये सब महसूस किया? ओके, मैं सच बताऊँ तो ये मेरे लिए लाइफ का मेरा बेस्ट एक्सपीरियंस रहा है, बहुत ही सुंदर। जैसे कि मैंने जाते ही, जैसे आपको कहा कि मैंने पहले अपने पैरों की फ़ोटो क्लिक करी जैसी एंट्री की, और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अंटार्कटिका में 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती है। बिल्कुल। तो जितने भी एक्सपीडिशन होते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट काम करने हैं, आपको मेनली समर में करते हैं। मीन्स समर मीन्स इंडिया का तो विंटर, वहाँ पे समर। लाइक हम नवंबर दिसंबर के टाइम में गए थे, तो वहाँ पे समर चलता है उस वक्त। अच्छा। तो मुझे ये एक्सपीरियंस लेना था कि वो 6 महीने, वो 24 घंटे जो आप सनलाइट देख सकते हैं, वो कैसा रहेगा। तो पहले दिन मैंने सोचा कि मुझे एक एक चीज़ को ऑब्जर्व करना है अच्छे से, और सोना नहीं है। 24 आवर्स आई वाज सिटिंग इन विंडो, मैं खिड़की के पास बैठी रही एक पेपर पेन लेके, और बस मैं देखती रही कि क्या क्या चेंजेस होते हैं, क्या होता है, सच में ऐसा है या नहीं। मैंने पूरे 24 आवर्स खिड़की में बैठ के काटे, और मैं नोट करती रही क्या हो रहा है, क्या चेंजेस हो रहे हैं, एवरीथिंग। तो सोचिए कि 24 घंटे सनलाइट को देखना, वो मेरे लिए बेस्ट एक्सपीरियंस था। तो चैलेंजेस भी कुछ रहे होंगे, कुछ चुनौतियाँ रही होंगी, क्या कभी ऐसा भी फील हुआ कि शायद अब यहाँ से वापस नहीं जा पाएंगे? हाँ, बिल्कुल ऐसा महसूस हुआ मुझे 2 बार इनफैक्ट। पहली बार इसी से मैं रिलेटेड एक आपको किस्सा भी सुनाना चाहूँगी। जो पहली बार जब मुझे एक्सपीरियंस हुआ था कि अब शायद वापस नहीं जाऊँगी, क्योंकि उस टाइम मेल्टिंग सीजन चल रहा होता है अंटार्कटिका में। तो हमारे पास एक रेडियो रहता है, हम जैसे 2 लोग थे एक्सपीडिशन में, मिस्टर संदीप तोमर ऑफिसर सर्वे, वो मेरे साथ थे। तो उनका बहुत बड़ा योगदान है, इनफैक्ट बहुत ही अच्छे ऑफिसर हैं वो। तो वो और मैं, तो हम दोनों का जो काम था कोऑर्डिनेशन के साथ में हमें करना होता था। जैसे इंस्ट्रूमेंट के साथ वो है, मेरे पास प्रिज्म है। हम लोग टोटल स्टेशन में वर्क कर रहे थे। टोटल स्टेशन एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि प्रिज्म को एक रेस भेज के आप कुछ भी हाइट निकाल सकते हैं। 2 इंस्ट्रूमेंट होते हैं, एक सर के पास, एक मेरे पास। मैं जितनी जगह चलूँगी, सर को हाइट पता चलती जाएगी उस जगह की। हाइट, डिस्टेंस और कोऑर्डिनेट्स भी पता चलते जाएंगे। मेरा काम था, मुझे चलना होता था सुबह से लेकर शाम तक।
जितनी जगह में मैं उस प्रिज्म को लेके जाऊंगी सर को वहाँ पे नोट करते रहेंगे जब तक वो मुझे देख पाएंगे, मतलब विजिबिलिटी होनी चाहिए। तो कभी कभी ऐसा होता था कि सर किसी हाइट पे, मैं नीचे हूँ, मैं चल रही हूँ, चलते चलते हम लोग इनविजिबल हो गए, रेडियो का संपर्क टूट गया। तो ऐसे ही चलते चलते एक बार क्या हुआ, मैं बिल्कुल स्नो में घुस गई और मेरा रेडियो भी गिर गया, मेरा प्रिज्म सब कुछ गिर गया और मैं बस, मेरे दोनों पैर घुस चुके थे और मैं फ्लैट लेट गई थी बिल्कुल। उस वक्त मुझे लगा कि शायद अब वापस जाना मुश्किल है, और क्योंकि मैं अंदर घुसते ही जा रही थी। लेकिन मेरी मम्मी का एक्सपीरियंस काम आया उस वक्त। एक्चुअली मेरी मम्मी बियर ग्रिल की बहुत बड़ी फ़ैन है, डिस्कवरी चैनल वो देखती रहती है। अच्छा। हाँ, तो एक बार कोई एपिसोड में देखा होगा उन्होंने, बियर ग्रिल बता रहा था कि अगर आप स्नो में फंस जाते हैं और आप धंस रहे हैं बिल्कुल अंदर, तो किस तरह से आपको एक्ट करना है, पैनिक नहीं करना है। हबड़ तबड़ करेंगे तो आप और अंदर घुस सकते हैं। बिल्कुल। उस समय ज़रूरत है आपको अपने बॉडी वेट को डिस्ट्रीब्यूट करने की और फैल के आराम से और स्लोली बिल्कुल रोल करते हुए कोशिश करना है कि अपने पैरों को निकालें और रोल करते हुए आपको साइड तक जाना है जहाँ पे आप स्टेबल हो सके। तो मैंने उस वक्त वही चीज़ याद करी। पहले तो मैंने अपने फैमिली वालों को सबको याद कर लिया था कि बस शायद अब कुछ गड़बड़ हो जाएगी, बट मुझे मम्मी की बात याद आई जो उन्होंने मुझे जाने से पहले सिखाए थे कि ऐसा हो तो ऐसा करना। सो उनका एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत काम आया। थैंक्स टू मॉम एंड बियर गर्ल ऑल्सो। मैंने अपने आप को बिल्कुल स्टेबल करके रोल करते हुए साइड तक आई और अपना रेडियो निकाला, अपना प्रिज्म उठाया। मैंने सर को भी नहीं बताया कि सर ये हो चुका है मेरे साथ में। फिर मैं चलने लगी। तो आपकी मदर का जो एक्सपीरियंस था वो आपके लिए काम आया। बहुत। अच्छा, परिवार में जैसे परिवार के लोग हैं आपके, तो आपके लिए प्रेरणा का स्रोत कौन बना? क्या आपकी मदर ही थी या फिर कोई और? मेरे पापा मम्मी दोनों एक्चुअली, बट ज़्यादा मैं पापा को कहूँगी क्योंकि वो एक ईमानदार फौजी रहे हैं आसाम राइफल में। जैसे कि मैंने आपको बताया, सूबेदार मेजर के पोस्ट पे। बचपन से ही मेरी मम्मी ने हमें यही बताया कि तुम्हारे पापा एक ईमानदार ऑफिसर हैं, एक ईमानदार फौजी हैं, अगर बनना हो तो इनकी तरह बनना। तो बचपन से ही वॉज अ रोल मॉडल फॉर मी। कभी आपको ये लगा कि हिम्मत जैसे कभी टूट जाती है, कभी निराश हो जाते हैं, तो उस समय आपने अपने मन को कैसे समझाया? क्या कहा आपने खुद से? एक्चुअली सच बताओ तो मैं एक बहुत बड़ी मोटिवेटर हूँ, तो निराश में बहुत कम होती हूँ रेयर कंडीशन में। तो मतलब मैं जल्दी से निराश वगैरह होती नहीं हूँ। अगर कभी मुझे सैडनेस भी हुई तो फिर मैं तो घूमने निकल जाती हूँ। और ऐसा तो कभी ऐसा होता नहीं है जनरली मेरे साथ कि निराशा वाली वो चीज़ कम होती है आपके साथ में। जी। अच्छा, आप कविताएं भी लिखती हैं। हाँ, कविताएं लिखने का शौक है आपको, तो कोई ऐसी कोई कविता सुना सकती हैं आज हमारे दर्शकों के लिए जो मोटिवेशन दे, या कुछ भी जो आपके दिल के करीब हो? हाँ, मुझे कविता लिखने का भी शौक़ है। ऑल्दो मैं इतनी अच्छी लेखिका नहीं हूँ, बट फिर भी थोड़ा बहुत लिखने का मुझे शौक़ है। इनफैक्ट मैंने अपने फ़ौजी भाइयों के लिए कुछ लिखा है जो मैं लेके आई हूँ, तो वो मैं आपको पढ़ के सुना सकती हूँ। बिल्कुल। ये मेरे सारे फ़ौजी भाइयों के लिए है। सिंह सा दहाड़ता हूँ, दुश्मनों को पछाड़ता हूँ, सबके हक के लिए लड़ता हूँ, सियासतों से ना डरता हूँ। मेघ बन के बरसूं मैं जुल्म के अंगार पर, धूप बन के बिखरूं मैं छुपे हुए अधिकार पर। ये भीड़ जो खड़ी है आज है इस पे मुझको खूब नाज। बढ़ूंगा मैं, लड़ूंगा मैं, न डर के पीछे हटूंगा मैं। हौसलों की लौ से जलाऊंगा मैं वो चिराग, हौसलों की लौ से जलाऊंगा मैं वो चिराग। हक को अपने पाकर ही पहनूंगा मैं सर पे ताज। लड़ रहा हूँ सबके लिए, लड़ रहा हूँ सबके लिए, साथ मेरा दीजिए। ये एक फ़ौजी कह रहा है। लड़ रहा हूँ सबके लिए, साथ मेरा दीजिए। साथ अगर दे ना पाओ तो हौसला ही दीजिए, हौसला ही दीजिए। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मोटिवेशनल आपने ये कविता लिखी है। तो ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कोई ऐसा एक्सपीरियंस भी रहा जिसमें आपने बहुत कुछ सीखा हो और एक डर था आपके अंदर, उसे आपने ओवरकम किया हो? एक्सपीरियंस जैसा आप पूछ रही हैं, जो मैंने जिससे मुझे कुछ सीखने को मिला एक्चुअली, वो मैं आपको शेयर करना चाहूँगी। ये मुझे अंटार्कटिका जाने के बाद ही हुआ है एक्चुअली।
अंटार्कटिका में भारत के 2 स्टेशन हैं, मैत्री और भारती। मैत्री जो है आज से ऑलमोस्ट उसे 40 साल हो चुके, और भारती जो है, भारती स्टेशन 2014-15 में फॉर्मेशन हुआ है उसका। तो जब मैं गई तो मैत्री में थोड़ा सा उस टाइम रेडियो सिग्नल की प्रॉब्लम थी, आप घर में बात नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने हमें सैटेलाइट फ़ोन्स दिए थे जिसमें कि आप 6 मिनट, 1 महीने में आपको सिर्फ 6 मिनट का वक्त दिया जाएगा आप अपनी फैमिली से बात करने के लिए। बाकी आप मेल कर सकते थे, वो भी हम खुद नहीं करेंगे, सिर्फ एक हमारा कंप्यूटर चलता था जिससे आप लिख के मेल उनको देंगे, जो भी ऑपरेटर हैं वो आपके घर तक पहुंचाएंगे, और वहाँ से कोई मेल आ रहा है तो वो ही देखेंगे उसको, और उसको एक छोटी सी पर्ची में लिख के टैग कर देते थे, वो बोर्ड में नाम लिख के कि ये इसका मेल है इसका। तो वो एक्चुअली बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। दूसरी बात ये कि जो 6 मिनट मिलते थे और जिस तरह से हम उसे मैनेज करते थे, और इंटरनेट फैसिलिटी ना होने के कारण, आजकल देखा है आपने कि इंटरनेट फैसिलिटीज़ बहुत है, वो बहुत हेल्पफुल है एक्चुअली हमारे लिए, देश की प्रगति के लिए एंड ऑल। लेकिन साथ ही साथ कहीं ना कहीं हम लोग अपनों से दूर भी होते जा रहे हैं, है ना। तो मैत्री में हमें पता है क्या मौका मिला, जब भी हम खाली होते थे हम लोग एक दूसरे के साथ बैठते थे। अच्छा। हम बातें करते थे, वी यूज्ड टू टॉक, सबके बारे में जानना, उनकी फैमिली के बारे में जानना, उनके बारे में डीपली जानते थे हम लोग। एक एक शख्स ऐसा था जिसके बारे में हम सब कुछ जानते थे, और वो किस लिए हुआ, क्योंकि सब कोई भी अपने मोबाइल्स में बिजी नहीं था, ये सब चीज़ें नहीं थी वहाँ पे। और एट द सेम टाइम भारती जो स्टेशन है वहाँ पे सब फैसिलिटीज़ अवेलेबल थी। तो भारती से जब वापसी करते हैं लोग तो वो लोग एक नाइट मैत्री पे ज़रूर स्टे करते हैं। तो भारती से जब लोग आते थे, और मैत्री में जैसे कि नाम ही बता रहा है मैत्री है ना, तो वो लोग हमें कहते थे कि भारती में सब कुछ है, ऑल फैसिलिटीज़, 5 स्टार फैसिलिटीज़, सब कुछ है, आपका रूम है, आपके पर्सनल रूम है, इंटरनेट फैसिलिटीज़ है, सब कुछ है, लेकिन ये अपनापन हमें मैत्री में लगता है। अच्छा। तो मैंने उसके पीछे का रीज़न जाना, समझा मैंने उसको कि अच्छा ये बात है, अगर हम फेस टू फेस बात करें किसी के साथ, किसी का दुख दर्द शेयर करें, तो वो एक्चुअली ज़्यादा अच्छा है, बजाय कि हम लोग मैसेज में आजकल पूछ लेते हैं सब कुछ। तो वो मुझे बिल्कुल अलग अनुभव हुआ। तो मैत्री स्टेशन का जैसे आपने बताया कि वहाँ पर इंटरनेट की सुविधा उतनी नहीं थी, तो आप लोग इस तरह से अपना मनोरंजन किया करते थे, बातचीत करके, अपने जो अनुभव हैं वो साझा करके, अपनी बातें साझा करके। तो जो भारतीय स्टेशन था वहाँ आपका किस तरह का रूटीन रहता था? क्या मनोरंजन के आपके वहाँ पर विकल्प थे आपके पास? और ये भी जानना चाहेंगे कि आपका लंच कैसा रहता था, ब्रेकफास्ट कैसा होता था, पूरी दिनचर्या ये जानना चाहेंगे आपसे। ओके, सबसे अच्छी बात तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस इसको हैंडल करती है, तो फिर जो जितनी भी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं वो अप टू द मार्क रहते हैं। मीन्स आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा कि आपको किसी खाने की चीज़ की कमी नहीं मिलेगी, क्योंकि वहाँ के जो शेफ़ होते हैं वो लोग स्पेशली अच्छे शेफ़ अपॉइंट करते हैं जो कि आपको आपका पसंदीदा खाना भी बना के खिलाएंगे। तो खाने पीने की आपको कोई परेशानी नहीं होती, सारी फैसिलिटीज़ आपको इतनी अच्छी तरह से दी जाती है। रही बात मनोरंजन की, तो फिर मैत्री में तो हम लोग साथ में बैठ के मूवी देख लिया, कैरम खेल लिया, चेस खेल लिया, और पार्टीज, बर्थडे पार्टी जैसे ऑर्गेनाइज करते रहते थे, और 26 जनवरी सेलिब्रेट कर लिया, क्योंकि मैत्री स्टेशन से रशियन स्टेशन 4 किलोमीटर है। न्यू ईयर सेलिब्रेशन कर लिया, उनको यहाँ बुला लिया, 26 जनवरी में हम उन्हें बुला लेते थे, न्यू ईयर में पार्टी में वो हमें इनवाइट कर लेते थे, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहता था। रशियन के साथ तो हमारे रिलेशन वैसे बहुत ही अच्छे हैं, तो जो हमने काम किया जिस एरिया में, एक्चुअली रशियन स्टेशन के आसपास ही किया। अच्छा। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा जी। तो भारत के अलावा जो अन्य स्टेशन वहाँ मौजूद थे, क्या उनके साथ भी आपका कुछ इंटरेक्शन होता था, कभी बातचीत होती थी, कुछ इस तरह का अनुभव रहा हो? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जैसे मैंने बताया मैत्री से 4-5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ही रशियन स्टेशन था। अच्छा। तो फिर एक दूसरे की हेल्प करना, जैसे एक बार क्या हुआ था, हम जिस गाड़ी से ट्रेवल करते हैं उसे पिस्टन बुली कहते हैं, स्नो को हटाते हुए चलता है वो। तो मेल्टिंग सीजन था, तो एक बार हम लोग बिल्कुल हमारे दोनों टायर साइड के घुस चुके थे अंदर। उस टाइम भी मुझे लगा था कि हाँ कुछ गड़बड़ है। तो उस वक्त हमारा रेडियो कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था मैत्री स्टेशन को, तो हमारे नियरेस्ट रशियंस थे, उनको कांटेक्ट किया, वो तुरंत आए हेल्प लेके, उन्होंने हमारी गाड़ी निकाली, मतलब बहुत ही अच्छे रिलेशन थे रशियंस के साथ। जी जी जी। ये कहा जाता है कि अंटार्कटिका में पेंगुइन्स बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे, तो कभी आपका इस तरह से कोई इस तरह का कोई साक्षात्कार हुआ पेंगुइन्स के साथ में,
ये भी आपसे जानना चाहेंगे। हाँ, स्पेशली हमें बहुत इंतज़ार रहता था कि आज कोई पेंगुइन दिख जाए काम करते हुए। तो ऐसा बहुत बार हुआ, 2-3 बार तो मुझे एक्सपीरियंस हुआ बिल्कुल उन्हें देखने का, उनको ऑब्ज़र्व करने का बहुत ही अच्छा मौका मिला। लेकिन कुछ रूल्स होते हैं, जैसे हम उसे छू नहीं सकते हैं और ज़्यादा उनके करीब नहीं जा सकते हैं, तो कुछ हमें बहुत सारे रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। तो पर बहुत ही अच्छा रहा कि हम देख तो पाए एटलीस्ट उनको। जी, तो पेंगुइन्स के साथ में कुछ स्पेशल आपको करना होता है ट्रीट, या फिर नॉर्मली जैसे आप रहते हैं इस तरह से आप? पेंगुइन्स की एक स्पेशलिटी होती है कि जितनी हाइट उनकी है, अगर आप उतनी हाइट बना लो तो वो डरते नहीं हैं आपसे। अगर आप उनके सामने सीधे खड़े हो गए, अच्छा, तो वो चिल्लाएंगे, डरेंगे, भागेंगे। लेकिन अगर आप अपने घुटनों में बैठ गए या रेंगते हुए उनके सामने चले, तो वो लोग थोड़ा नॉर्मल रहते हैं। अंटार्कटिका में ठंड बहुत ज़्यादा होती होगी, जैसे कि कितना टेम्परेचर रहता था? देखिए, विंटर्स में जनरली वहाँ -50 या उससे भी नीचे चले जाता है, और समर्स में -20 इतना तक रहता है। तो पर यह है कि जो विंड की स्पीड रहती है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट भी हमारे साथ वहाँ पे रहती है, जो कि 24 आवर्स ऑब्जर्व करती है और पूरे 12 महीने तक वहाँ पे रहती है। उनके इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग ही हम लोग वहाँ पे काम करते हैं। जैसे वो हमें इंस्ट्रक्ट करेंगे कि कल आपको काम पे जाना है, तभी हम निकलेंगे, नहीं तो नहीं। क्योंकि विंड स्पीड इतनी तेज़ रहती है कि आपको ऐसा लगेगा आपके बदन पे छेद हो रहा है बिल्कुल, इतने लेयर्स कपड़े पहनने के बावजूद भी। हालांकि आप 1 हफ्ते में वहाँ पे एक्लेमेटाइज हो जाते हैं। 1 हफ्ते में आपको सब कुछ नॉर्मल लगने लगेगा, लेकिन विंड कभी कभी इतनी रहती है कि आपको ऐसा लगेगा कि हाँ बिल्कुल सुइयाँ चल रही हैं शरीर पे। और बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए क्या कुछ करना होता था? किस तरह की हमें डाइट रखनी होती? तो कुछ स्पेशल अगर करना हो? स्पेशल तो ये कि हम लोग वहाँ पे थोड़ा ड्राई फ्रूट्स ज़्यादा खाते थे, और चॉकलेट हमारे जेब पे हमेशा रहती थी। वो हमें काफ़ी हेल्प करते थे एनर्जी देने के लिए। हम काम पे निकले हैं तो चॉकलेट्स रख लिया जेब पे, चॉकलेट्स खाते थे। और खाना भी हम अच्छा हमें जैसे खाना मिलता था, तो डाइट भी हम लोग अच्छे से लेते थे। तो ये है कि वहाँ पे आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी, पहली बात। दूसरी बात, वायरस नहीं है, क्योंकि इतना लो टेम्परेचर है, आप बीमार भी नहीं पड़ेंगे। सर्दी, जुकाम, खांसी जैसी चीज़ें जो हम बोलते हैं कि अक्सर सर्दियों में हो जाती, बट उसका मेन रीज़न होता है कि वायरस अटैक। बिल्कुल, ये नहीं कि ज़्यादा ठंड की वजह से, मतलब स्नो में हमें नहीं हुआ वहाँ पे कुछ। तो वो चीज़ बड़ी अच्छी लगी मुझे, काफ़ी डिफरेंट था कि मुझे लगता था कि इतने ठंड में जाऊँगी मुझे बुखार ना हो जाए, जुकाम ना हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जी, खाने की आपने बात की, तो कभी क्या घर का खाना मिस किया, घर वालों को मिस किया वहाँ? एक्चुअली खाना बिल्कुल इंडियन था। अच्छा, वहाँ पे 2-3 शेफ रहते हैं इंडियन, कॉन्टिनेंटल, जिनको सब सारे वैरायटीज़ बनाने आते हैं। तो खाने के लिए तो कभी एक्चुअली मिस नहीं किया। तो घर वालों की कितनी याद आती थी? एक्चुअली बहुत बिजी शेड्यूल था हमारा, तो जब भी याद आती थी तो हम लोग वही कॉल में, मैंने सिखा रखा था कि आपको कॉल आएगी, इतना ही बोलूँगी कि कैसे हो, ठीक हो, आप भी इतना ही बोलना, हम भी ठीक है, बस इससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि 6 मिनट को हमको 30 दिन में डिस्ट्रीब्यूट करना होता था, तो इस तरह से सही रहता था। तो कुल कितना समय आपने वहाँ व्यतीत किया, कितना टाइम का ये आपका अभियान रहा था? 3 मंथ्स का मेरा एक्सपीडिशन था। 3 मंथ्स में हमने टोटल आना जाना काम करना सब पूरा कंप्लीट करा। तो रातें कैसी होती थी वहाँ? क्या बहुत ठंड और ज़्यादा बढ़ती थी या फिर नॉर्मल? रात तो देखिए जैसे कि सनलाइट ही रहती थी वहाँ पे, तो ऐसा कुछ टेम्परेचर वेरिएशन नहीं होता। जो टेम्परेचर वेरिएशन होना दिन में भी सेम तो रात में भी सेम, ऐसा कुछ चेंजेस नहीं होते थे वहाँ पे। ये कि आप अपने टाइम को देख के, इंडियन क्लॉक को देख के उस टाइम हम लोग सो जाते थे। जी, और जब वापसी का समय हुआ तो कैसा महसूस किया आपने? क्या एक बार को ये था कि नहीं यहीं रह जाएं, या फिर घर जाने की जल्दी थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है, मैत्री छोड़ के अगर कोई भी जाता था, एक्चुअली फ़्लाइट्स हमारी होती हैं, उसको 5 की सीट आई, जैसे 5 को जाना है, 5 मेंबर्स को जाना है, तो धीरे धीरे करके सबको जाने का टाइम आता था, एक साथ नहीं जाते थे। तो लिटरली जब वहाँ से लोग जाते थे, साल भर भले अपनी फैमिली को मिस कर लें या कुछ भी, लेकिन जाते वक्त उनकी आंखों में आंसू होता था। उन्हें ऐसा लगता था कि वो अपनी फैमिली को छोड़ के जा रहे हैं। बिकॉज सोचिए कि आप ऐसी जगह पर रह रहे हैं कि आपको दूर दूर तक कोई इंसान नहीं दिखाई दे रहा है, और वही लोग आपका परिवार बन गए, उनसे इतनी बातचीत हो रही। तो लिटरली जाते समय लोग रोते थे कि हाँ हम आप लोग को मिस करेंगे। इनफैक्ट बहुत ही
विदाई का टाइम बड़ा भावुक क्षण होता होगा। तो अब आपको क्या लगता है कि अगर आपको दोबारा कभी मौका मिले अंटार्कटिका जाने का तो जाना चाहेंगी? बिल्कुल, मैं बिल्कुल जाना चाहूँगी, और अंटार्कटिका ही नहीं, मुझे तो कहीं भी ऐसा अपॉर्चुनिटी मिलेगी जिसमें मुझे चैलेंजेस हो, जिसमें कुछ हार्ड वर्क हो, मैं उसमें बिल्कुल जाना चाहूँगी, पार्टिसिपेट करना चाहूँगी। जो हमारी युवा साथी हैं, जो लड़कियां हैं ख़ास तौर पर अगर हम बात करें, तो उनसे आप क्या कहना चाहेंगी, क्या मैसेज देना चाहेंगे उन्हें, जो भी आपको अभी देख रही हैं? मैं सारी लड़कियों को ये मैसेज देना चाहूँगी कि कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो आप नहीं कर सकती हैं। तो कभी भी ये मत कह के कोई भी बेनिफिट मत लीजिए, हम लड़की हैं, हमें ये चीज़ करनी है, या फिर हमें पहले लाइन पे लगना है, कुछ भी। मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई भी लड़की इस तरह से कुछ भी चीज़ कहे कभी और सोचे कभी। ऐसा कोई काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं, है ना। तो आपको जो भी अपॉर्चुनिटी मिलती है उसमें हिम्मत के साथ में आगे बढ़िए, और जो भी आपके ड्रीम्स है उसको पूरा करने के लिए मेहनत कीजिए। आपकी मेहनत कभी भी वेस्ट नहीं जाएगी। अगर आपने कुछ ड्रीम सेट किया है, यहाँ इस लेवल का सेट किया है, अगर ये मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर ये नहीं मिला तो ये तो ज़रूर मिलेगा। सो मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि इसी तरह आगे बढ़िए और अपने ड्रीम्स को पूरा कीजिए, क्योंकि ये सबसे बेस्ट चीज़ होती है कि आपने कुछ चीज़ सोची है और उसे पा लिया है, तो वो एक सेटिस्फेक्शन आपके मन में रहता है और आप एक अच्छे इंसान उभर के आते हैं। बिल्कुल, वो सेटिस्फेक्शन एक अलग लेवल का होता है, उसकी खुशी अलग होती है, उसकी खुशी अलग होती है। फिर आप एक पीसफुल लाइफ जी सकते हैं। कुछ चीज़ अचीव करने के बाद में एक अलग ही सुकून होता है। पायल आर्या जी, आप हमारे स्टूडियो आई और अपने अनुभव अपने हमसे साझा किए, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद, आभार। थैंक यू। तो आज उड़ान कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर किसी नई शख्सियत के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी पुष्पा पुंडीर को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।